सो प्यारे छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पहली मेन चीज हो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे आपका फर्स्ट जो दिया है, मैंने बनाई पीडीएफ, इसमें दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु, मतलब जब कोई रासायनिक परिवर्तन या जब कोई वस्तु में नया परिवर्तन होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे इसमें दिया है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नाजायज बात, जब कोई परिवर्तन हुआ होगा तो अभिक्रिया तो होगी। तो जैसे दिया है कि भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन और तथा सांस लेना आदि। जब भोजन का पकना, जैसे चावल मैंने मिलाया प्लस जल मिलाया और आपकी हीटिंग हुई, अभिक्रिया हुई, तो आपका क्या बना, भात बना। तो एक ये नई अभिक्रिया के रूप में निकल कर आ गया। तो इसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नई अभिक्रिया हो जाती है। जैसे भोजन का पकना, अंगूर का किण्वन, सांस लेना आदि। ये सभी अभिक्रियाएं जो होती हैं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती हैं। तो आप जान गए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। भोजन का पकना, दूध से दही बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए। अब आपका क्वेश्चन दिया है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आपको बताने कि लोहे की जो वस्तुएं तो उन्हें हम पेंट क्यों करते हैं। इसमें दिया है कि पेंट करने से जो लोहा होता है, जो पदार्थ, उसका ऊपरी भाग जो होता है छिप जाता है, वह वायु के संपर्क में नहीं आता है। जब भाग छिप जाता है तो वायु के संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है और उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए हम पेंट को, जैसे पेंट करने से लोहे को, पदार्थ को जंग से लगने से रोक सकते हैं। मतलब जब लोहे में पेंट होगी तो उसमें ऑक्सीजन, वायु, नमी की उपस्थिति नहीं पहुंच पाएगी उसमें। इसीलिए हम जो होते हैं, पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से रोक सकते हैं। दूसरा दिया है आपका, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें जो होता है नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसमें दिया है कि तेल एवं वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं, वसायुक्त पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखने पर अपचयन की गति जो होती, जो धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसीलिए युक्त किया जाता है क्योंकि जो अपचयन की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। इसीलिए उन्हें, तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें अपचयन ना हो सके। इसीलिए उन्हें जो होता है नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है CuSO4, उसका जो Fe आयरन जो होता है आपका, लोहे का टुकड़ा डाल देने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है, आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि जब लोहे की कील को कॉपर के सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। जब उसमें डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है, अपना रंग बदल लेता है। लोहा जो था कॉपर सल्फेट के घोले में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। Cu कॉपर को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, इसीलिए उसका जो रंग होता है वो बदल जाता है। इसमें दिया है अभिक्रिया के लिए FeCuSO4 आयरन दिया है और कॉपर सल्फेट दिया है। जहां पर आपकी FeSO4 बनता है और कॉपर सल्फेट को जो विस्थापित कर देता है। Fe जो होता है आपका कॉपर सल्फेट की
जो होता है जगह ले लेता है, इसे विस्थापित कर देता है, इसीलिए जो यहाँ पर रंग भूरा हो जाता है इसका। कॉपर सल्फेट को बिलियन के लोहे के टुकड़े में जब डाला जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। यही कारण लिख देना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डुबोया जाता है तो वे भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि लोहा जो होता है कॉपर के सल्फेट जो घोला होता है उसमें से कॉपर को विस्थापित कर देता है। Cu जो होता है कॉपर को होता है उसको विस्थापित कर देता है, उसकी जगह ले लेता है खुद। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, खुद उसकी जगह ले ली इसने, उसको विस्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। देखते हैं, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया में वेग को बढ़ाते हैं और घटाते भी हैं। मतलब जो उनकी जो चाल होती है जो घटती भी है और बढ़ती भी है, लेकिन भाग नहीं लेते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापन आप किए। बेंजीन C6H6Cl2 क्लोराइड, बेंजीन जो होती है इसमें से जो C6H5H जो C हाइड्रोक्लोरिक, इसमें जो दिया है कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और प्लस क्लोरीन दी है। जब आपकी अपक्रिया होती है तो C6H जो आपका होता है एक माइनस हो जाता है। जब आपके दो यहाँ पर हैं क्लोराइड, मतलब Cl2 दिया है आपका, यहाँ पर से जो होता है एक जो क्लोरीन होता है जो यहाँ पर अपनी वो ले लेता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो जाता है, तो आपका HCl बच जाता है और यहाँ पर C6H5Cl बचता है। यही जो होता है बेंजीन, जो होता है बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेंजीन और प्लस क्लोरीन दिया है, जहां पर बनाता है क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जो आपका होता है HCl निकल जाता है। पांचवा दिया है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो होता है वायु में जलने से जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे साफ क्यों किया जाता है। इसमें दिया है कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ऑक्साइड की जो परत जम जाती है तो यह परत मैग्नीशियम को जलने में अवरोध पैदा करती है। मतलब जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसमें ये अवरोध पैदा करती है, मतलब जलने से रोकती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है, मतलब जलाने से पहले उसे रेगमार से साफ कर लिया जाता है ताकि उसमें कोई दिक्कत ना पहुंच सके, जलने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, उदाहरण दें आप। प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण और विस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लें इस पर टिक, ये हर बार पूछा जाता है। प्रतिस्थापन और विस्थापन और वियोजन अपक्रिया भी पूछा जाता है। इसमें दिया है कि वह अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील धातु अपने से कम अपक्रियाशील धातु जो होती है वो यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से व्यवस्थित मतलब विस्थापित कर देती है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है जो अपने से कम अपक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है तो उसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के दिया है Fe आयरन CuSO4। Fe जो होता है अधिक अपक्रियाशील होता है और आयरन जो होता है उससे कम अपक्रियाशील होता है। इसीलिए जो Fe होता है जो Fe जो होता है जो कॉपर जो होता है कम अपक्रियाशील होता है। Fe जो आयरन होता है वो कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर को जो होता है विस्थापित कर देता है। इसीलिए आपका FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बन जाता है और उसे ही हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, मतलब जो विस्थापित कर देता है।
Fe जो Cu मतलब Cu कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो आपका FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाता है। इसे ही हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कह सकते हैं। उदाहरण आप उदाहरण में भी बता सकते हैं। अब जब आपको उदाहरण याद होगा तो अपक्रिया नाजायज आप बना सकते हैं। इसमें जो दिया है कि इस अपक्रिया जो होती है रासायनिक अपक्रिया, इसमें Fe जो हो अधिक अपक्रियाशील है और Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर देती है। जो Fe जो होता है वो उसे Cu को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेती है। इसीलिए जो होता है इसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट दिया आपका कि वियोजन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसमें दिया है कि वियोजन अपक्रिया जब एक बड़ा यौगिक जो टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में परिणत हो जाता है तो वैसी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। मतलब जो एक बड़ा यौगिक है ये दो भागों में टूटकर बिखर गया तो इसे ही हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें दिया है 2KClO3। तो 2KCl हम देखते हैं कि इसकी जो 2KCl है यहाँ पर 2KCl आ गया, 3O2 3 जो है आपका ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर आ गया। तो 3 दूनी 6 आपकी इक्विवेलेंस समीकरण है, क्योंकि 2 3 6 और 3 दूनी 6 ये आपकी समीकरण सही है। इसीलिए जो होता है जो बड़ा यौगिक टूटकर दो भागों में बट जाए उसे ही हम वियोजन अपक्रिया कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक जो समीकरण होती है उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये जान लेते हैं आप। इसमें दिया है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। जो उत्पाद होते हैं उसमें विभिन्न तत्वों के जो परमाणु की संख्या जो समान होती है उसे हम रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी चाहिए। मतलब संतुलित होना आवश्यक है, होनी चाहिए और यह होना आवश्यक है। मतलब जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो रासायनिक समीकरण संतुलित होनी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, मतलब संक्षारण के नियम को संतुष्ट करना है तो होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया ये 2 नंबर में आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, बोर्ड में पूछा जाता है। देख लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। मतलब जो अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ही हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रियाएं जो जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। हम लिख सकते हैं कि ऐसी अपक्रियाओं को जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती हैं। मतलब जो स्वयं ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती हैं, जो दूसरे का सहारा लेकर ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम चंद्रमा भी दे सकते हैं। चंद्रमा जो है सूर्य की सहायता से जो होता है आपका ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा को प्रदान करता है। इसमें ऊष्माक्षेपी में आपका उदाहरण सूर्य ले सकते हैं। और आप इसमें ले सकते हैं जब बिजली का बल्ब होता है उसमें पहले ऊष्मा बनाई जाती है, फिर आपकी ऊष्मा आती है, इसे हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कह सकते हैं। बल्ब उदाहरण के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया है
अवक्षेपण अपक्रिया से हम क्या समझते हैं। 10वां दिया है कि अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। आपको बताने अवक्षेपण अपक्रिया के बारे में। इसमें दिया है कि जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है, जो 2 विलयन हो गए, जब हम मिलाते हैं 2 विलयनों को और उनकी अपक्रिया में श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है तो जल में अविलय है, तो इस अविलय पदार्थ के अवक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर को होना चाहिए, पीडीएफ में दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत, जहाँ तहाँ पर गलती हो जाती है। तो इस अपक्रिया को हम मतलब जो अविलय पदार्थ होता है को अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे ही अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। मतलब जब अवक्षेप का जिस अपक्रिया में निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कह सकते हैं। जब 2 या 2 से विलयन को मिलाया जाता है, मतलब किसी भी 2 विलयन को मिलाया गया तो उनकी रासायनिक जो उनकी अपक्रिया में जो रंग होता है श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है, तो वे जल में अविलय होता है। इसे अविलय को अवक्षेप कहते हैं और जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन जो होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, आपको वर्णन करना है। इसमें दिया है कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो तो चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम जब जीवित रहेंगे तो बिना ऊर्जा के लिए जीवित रह नहीं सकते, और यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन का सरल पदार्थों में टूट जाता है, मतलब जब हम खाते हैं भोजन को, जब ये पाचन क्रिया में जाता है तो ये सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है और ये जो कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। जब आप पाचन क्रिया जब टूट कर जब पाचन क्रिया उपलब्ध होती है तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से सहयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करता है। जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ये ऑक्सीजन का सहयोग करके ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, मतलब जो अपक्रिया है उसका विशेष नाम श्वसन है। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज हो गया। जहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है तो आपका ये ऊर्जा का निर्माण करता है। देखो यहाँ पर दिया 6CO2 प्लस एयर मतलब ऑक्सीजन प्लस C मतलब 6H2O। अब फिर आपका जब मिलता है तो आपका ऊर्जा का निर्माण करता है, और ये आपकी जो विशेष नाम श्वसन है इसी का। जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो श्वसन मतलब इसे हम कह सकते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इसीलिए कहते हैं। जब आपका भोजन खाते हैं तो आपका ये भोजन जो पाचन के दौरान होता है छोटे छोटे भागों में बट जाता है और एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है। अब जो ग्लूकोज होता है वो हमारी कोशिका में ऑक्सीजन के सहयोग करके ऊर्जा को प्रदान करता है, तो आपका यह विशेष नाम श्वसन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, इसमें दिया है कि ग्लूकोज चूंकि श्वसन अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है अतः श्वसन अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जो श्वसन अपक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। नेक्स्ट दिया है प्रकाश अपघटन अपक्रिया से क्या समझते हैं। आपको बताने की प्रकाश अपघटन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसमें दिया है कि अपघटन या वियोजन वह अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं। वो आपको एग्जाम्पल बता सकते हैं। जब कोई बड़ा अणु टूटकर 2 भागों में बिखर जाता है तो आपका जो होता है जिसमें गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन आप दे सकते हैं 2AgCl
जो आपका सूर्य का प्रकाश है, इसके द्वारा जो अणु टूटकर बनता है तो दो भागों में बट जाता है, 2Ag और Cl आपका बट जाता है दो भागों में। इसे ही हम कह सकते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया, या हम इसे वियोजन अपक्रिया भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वियोजन अपक्रिया भी कहलाएगा। मतलब जो बड़ा अणु टूटकर दो भागों में विभाजित होता है या दो भागों में बट जाता है, उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं, या हम उसे वियोजन अपक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। जो वियोजन अपक्रिया होती है उसे हम संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं। इसमें दिया है कि वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ को संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनता है। मतलब आप ले सकते हैं हाइड्रोजन प्लस O, H2 ले लें, हाइड्रोजन प्लस O, आपको जो बनेगा वो बनेगा H2O। मतलब दो पदार्थ से एक पदार्थ बनता है तो आपका सरल पदार्थों में टूटता है, एक पदार्थ बनता है तो संयोजन अपक्रिया कहलाती है। और संयोजन अपक्रिया जब दो पदार्थ मतलब संयुक्त होकर एक पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन अपक्रिया कहलाती है। और जब एक पदार्थ दो भागों में टूटकर विभाजित होता है तो आपकी वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तथा वे अपक्रियाएं जिनमें यौगिक दो अधिक सरल पदार्थों में टूटता है उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अतः वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। जो वियोजन अपक्रिया होती है आपकी संयोजन अपक्रिया से ठीक उल्टी होती है, क्योंकि वियोजन अपक्रिया उसमें जो एक बड़ा यौगिक टूटकर दो भागों में बढ़ता है, और इसमें जो वियोजन अपक्रिया है इसमें दो भागों में बढ़ता है। इसमें जो दो यौगिक मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं, मतलब संयोजन अपक्रिया कहते हैं उसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर का पूछा जा सकता है। रासायनिक मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। पहले इतना जान लेते हैं यहाँ तक। इसमें दिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक अपक्रियाओं के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। पहले एवं उसके पश्चात जो प्रत्येक तत्व होते हैं उनके परमाणु की संख्या जो होती है समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रियाओं के पहले और बाद के उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है। यह द्रव्य के अंशवर्ता के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। जो होता है बराबर नहीं होती है तो उससे ये अंशवर्ता के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित रखने पर यह पता चलता है कि अभिकारकों के कितने आयतन मिलकर अपक्रिया करते हैं, मतलब कितने अणु मिलकर अपक्रिया करते हैं, इसमें कितने आयतन उत्पाद पैदा होते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल के दिया है 2H2 प्लस O2, जहां पर बनता है 2H2O2। O2 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपका 2 इधर आ गया है। एग्जाम्पल के लिए हम 2 यहाँ पर ले सकते हैं तो आपका ये जो रहेगा 2 जो यहाँ पर आपका है और 2 यहाँ पर भी है, तो अगर हम 2 यहाँ पर लेंगे तो आप दो संख्या जो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, 2 दूनी 4, इसीलिए आपका यहाँ पर नहीं लिया गया है। 2 हम अलग अगर लिखें इसको, हम अगर तोड़ें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका उल्टा कर देते हैं तो यही आपका क्वेश्चन बनकर आएगा। तो इसीलिए 2H2O आपका जो बनता है 2 आयतन जल, और आपका
दो आयतन आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक आयतन जो है आपका ऑक्सीजन है। इसमें दिया है कि उपयुक्त रासायनिक समीकरण संतुलित है। जो रासायनिक ये समीकरण ये संतुलित है और इससे यह पता चलता है कि दो आयतन मतलब हाइड्रोजन और एक आयतन ऑक्सीजन मिलकर दो आयतन जल का निर्माण करते हैं। जब दोनों मिलकर दो आयतन जल का निर्माण करते हैं, दूसरे समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि 2GH और 32GO आपस में सहयोग करके 36G ग्राम मतलब 36 ग्राम जल का निर्माण करते हैं। लेकिन कंकाली रासायनिक समीकरण से यह सूचना जो होती है अप्राप्त है, जो ये सूचना है अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यही जो कारण है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जो समीकरण है आपकी इसको इक्विवेलेंस करना आवश्यक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।